हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सानिया। आप सबको इतने दिनों तक वेट करवाने के लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डेविल्स क्यूट मुसीबत का एक और नया और धमाकेदार एपिसोड। रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के उस 60 मंजिला एम्पायर टावर से बाहर निकलते हुए कुहू के कदम अभी भी जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत गहरे सदमे में हो। कुछ मिनट पहले तक वो उस विशाल और ठंडे ग्लास वाले बोर्ड रूम में बैठी थी। उन सभी अमीर और ताकतवर आदमियों की वो खौफनाक घूरती हुई नजरें और उन सब के बीच आर्यन रायचंद का वो खामोश लेकिन जानलेवा गुस्सा। कुहू की तो जैसे वहां बैठे बैठे जान ही निकल गई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा वहां से बाहर कैसे आ गई। और अब वो आर्यन के साथ उस डार्क ब्लैक बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस फैंटम के पीछे वाले आलिशान केबिन में बैठी थी। कार का भारी दरवाजा जैसे ही धड़ाम से बंद हुआ, बाहर की दुनिया का सारा शोर, सारी हवा एक पल में खत्म हो गई। कार के अंदर एक ऐसा भारी और दमघोंटू सन्नाटा छा गया था जिसे सिर्फ एसी की बहुत ही धीमी और ठंडी हवा की गूंज तोड़ रही थी। आर्यन की ये खामोशी कुहू को अंदर तक डरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से पहले की शांति हो। कुहू कार के बिल्कुल कोने में दरवाजे से इस कदर चिपक कर बैठी थी जैसे बस चले तो वो शीशा तोड़कर बाहर कूद जाए। उसने अभी भी आर्यन का वो ओवरसाइज्ड डार्क ब्लैक कोट पहना हुआ था। उस लाइट पिंक रंग की पतली शिफॉन की साड़ी के ऊपर आर्यन का वो भारी भरकम कोट। और सबसे बड़ी मुसीबत थी उस कोट के रेशों से आती आर्यन की वो डार्क मस्क सिगार और मिंट वाली तेज मर्दाना खुशबू। वो खुशबू इतनी ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव थी कि कुहू का छोटा सा दिमाग सुन किए जा रही थी। उसे अपनी हर एक सांस के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आर्यन ने अपने अदृश्य लेकिन मजबूत हाथों से उसे चारों तरफ से जकड़ रखा हो। आर्यन कुहू से थोड़ा फासले पर बैठा था। उसका एक पैर दूसरे पैर पर रखा था और वो अपनी नीली, पैनी और चील जैसी तेज आंखों से अपने टैबलेट की स्क्रीन को घूर रहा था। उसका चेहरा कार के अंदर की मध्यम रोशनी में किसी पत्थर की मूरत जैसा सख्त, बेरहम और खूंखार लग रहा था। कुहू ने अपनी बड़ी बड़ी और डरी हुई आंखों से नजरें चुराकर आर्यन की तरफ देखा। उसने जोर से अपना थूक गटका और मन ही मन खुद से बड़बड़ाने लगी, हे कान्हा जी, ये इंसान सच में कोई रोबोट है क्या, या फिर इसे कोई बीमारी है? अभी ऊपर मीटिंग में सबके सामने मुझे इतने प्यार से हॉट चॉकलेट पिलाई, अपने हाथों से मेरा मुंह साफ किया, और अब कार में ऐसे पत्थर की तरह बैठा है जैसे मुझे जानता तक नहीं। कैसा दोहरे बर्ताव वाला इंसान पल्ले पड़ गया है मेरे। कार का एसी वैसे तो बहुत नॉर्मल था, लेकिन कुहू को उस भारी कोट के अंदर अब एक अजीब सी घुटन और बेचैनी वाली गर्मी महसूस होने लगी थी। आर्यन की वो तेज खुशबू और उसकी वो डरावनी खामोशी कुहू को बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। कुहू ने झिझकते हुए अपने कांपते हुए छोटे छोटे हाथों से आर्यन के उस कोट के कॉलर को पकड़ा। वो बहुत ही धीरे धीरे डरते हुए उसे अपने कंधों से नीचे खिसकाने की कोशिश करने लगी ताकि उसे थोड़ी ठंडी हवा लग सके। सर, मेरा मतलब है मिस्टर रायचंद। कुहू ने बहुत ही धीमी, चुलबुली लेकिन डर से कांपती हुई आवाज में उस भारी सन्नाटे को तोड़ा। ये कोट बहुत भारी है, मुझे घुटन सी हो रही है। क्या मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लूं? नहीं। आर्यन ने अपना सिर स्क्रीन से उठाए बिना सिर्फ एक ठंडे, कड़क और रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द में कुहू की बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा भारी और डार्क थी कि कुहू अपनी जगह पर ही बुरी तरह से हिल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया हो। लेकिन कुहू भी तो कुहू थी। अंदर से डरने के बावजूद उसकी वो मासूमियत और बेबाक आदत कभी छुप नहीं पाती थी। उसने चिढ़कर अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपना नर्म गाल फुलाते हुए शिकायत करने वाले अंदाज में बोली, पर क्यों नहीं, मुझे सच में बहुत गर्मी लग रही है, और ये कोट इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं इसमें बिल्कुल किसी भालू जैसी लग रही हूँ। प्लीज मुझे इसे उतारने दीजिए ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कुहू ने अपनी जिद में कोट को अपने कंधों से आधा नीचे सरका ही लिया था कि अचानक एक बहुत ही खौफनाक सी क्लिक की आवाज हुई। आर्यन ने अपनी उंगली से अपनी लेदर सीट के पास लगा एक बटन दबा दिया था। अगले ही सेकंड ड्राइवर और उनके पीछे वाले केबिन के बीच लगा हुआ ब्लैक प्राइवेसी ग्लास धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा। अब आगे बैठा ड्राइवर ना उन्हें देख सकता था, ना उनकी कोई आवाज सुन सकता था। वो पूरा पीछे का आलिशान केबिन अब पूरी तरह से कट चुका था, एकदम साउंड प्रूफ और एकदम डार्क। कुहू की तो जैसे सांसें ही गले में अटक गईं। वो शीशा बंद होते ही कार का माहौल अचानक से 100 गुना ज्यादा इंटेंस और डरावना हो गया। कुहू ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और वो मन ही मन भगवान को याद करने लगी, हे कान्हा जी, ये शीशा क्यों बंद कर दिया इन्होंने? अब ये पक्का मुझे इसी कार में मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे बचा लो कान्हा जी। तभी आर्यन ने अपना टैबलेट साइड में लेदर सीट पर ऐसे लापरवाही से फेंका जैसे उसे उस महंगी चीज की कोई परवाह ही ना हो, और फिर उसने अपनी वो खौफनाक नीली और गहरी आंखें सीधे कुहू पर गड़ा दी। कुहू डर के मारे कार के दरवाजे से और बुरी तरह चिपक गई। वो इतनी सिकुड़ गई थी कि बस किसी तरह इस कार के फर्श में ही समा जाए। लेकिन तभी आर्यन अपनी जगह से खिसका। उसका वो 6 फुट 1 इंच का चौड़ा और मस्कुलर शरीर धीरे धीरे कुहू की तरफ बढ़ने लगा। लेदर की सीटों के रगड़ने की वो आवाज कुहू के दिल की धड़कनों को इतनी तेज कर रही थी जैसे वो धड़कनें उसका सीना चीर कर बाहर आ जाएंगी। आर्यन बिल्कुल कुहू के करीब आ गया।
उसने अपना एक फौलादी हाथ कुहू के सिर के ठीक पीछे कार की खिड़की के कांच पर टिका दिया और दूसरा हाथ कुहू की सीट के आर्मरेस्ट पर। अब कुहू पूरी तरह से आर्यन के उस मजबूत, गर्म और खौफनाक घेरे में लॉक हो चुकी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था, कोई चांस ही नहीं था। कुहू की पीठ दरवाजे से चिपकी थी और सामने आर्यन का वो चौड़ा सीना था जिससे वही डार्क मिंट और सिगार की नशीली खुशबू आ रही थी। मैंने कहा। आर्यन ने अपना चेहरा कुहू के चेहरे के इतना करीब झुकाया कि उसकी गर्म सांसें कुहू के कांपते हुए होठों से टकराने लगीं। उसकी आंखें कुहू के चेहरे को ऐसे स्कैन कर रही थीं जैसे कोई खूंखार शिकारी अपने मासूम शिकार को दबोचने से पहले देखता है। आर्यन, आप बहुत करीब हैं। कुहू बुरी तरह हकलाने लगी। उसके हाथों ने कोट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया था। आर्यन रायचंद की दी हुई चीज से तुम्हें घुटन हो या सुकून, उसे उतारने का या उसे खुद से दूर करने का हक तुम्हारे पास नहीं है कुहू। आर्यन की आवाज अब एक बहुत ही डेंजरस और पजेसिव फुसफुसाहट में बदल गई थी जो कुहू के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। ये कोट सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये मेरी खुशबू है, मेरी परछाई है। जब तुम इसे पहनकर उस बोर्डरूम में बैठी थी तो वो लोग तुम्हें नहीं घूर रहे थे, वो मेरे इस कोट को, मेरे खौफ को देख रहे थे। तुमने ये कोट पहना था, इसका मतलब था कि तुम मेरी अमानत हो। और आर्यन रायचंद की अमानत पर नजर डालने की तो दूर, उसके बारे में सोचने की हिम्मत भी किसी की नहीं है। कुहू ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से आर्यन की उन डार्क और जुनूनी आंखों में देखा। आर्यन की बातें उसके पल्ले नहीं पड़ रही थीं। इतना डरने के बावजूद कुहू की वो चुलबुली और बेबाक आदत फिर से बाहर आ गई। तो क्या मैं जिंदगी भर आपका ये भालू वाला कोट पहनकर ही घूमूंगी? मैं कोई टेडी बियर थोड़ी ना हूं जो हमेशा भालू बनकर रहूं। कुहू ने अपनी पलकें झपकाते हुए अपनी कांपती हुई लेकिन बहुत ही मासूम सी आवाज में पूछ लिया। आर्यन, जो इस वक्त कुहू को अपनी पॉजिटिवनेस का खौफ दिखा रहा था, कुहू के मुंह से भालू वाला कोट सुनकर उसकी जॉ लाइन एक पल के लिए ढीली पड़ गई। उसकी आंखों का वो गहरा और जानलेवा गुस्सा एक सेकंड के लिए अजीब सी हैरानी में बदल गया। आर्यन के सख्त होठों के कोने एक बहुत ही बारीक लेकिन खतरनाक स्माइल में ऊपर उठ गए। तुम सच में नहीं जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, है ना कुहू? आर्यन ने अपना हाथ कांच से हटाया और कुहू के चेहरे पर आ रही बालों की एक लट को बहुत ही आराम से अपनी ठंडी उंगली से पीछे किया। उसकी उंगली जैसे ही कुहू के नर्म गाल को छूते हुए गुजरी, कुहू के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जानती हूं, कुहू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बुरी तरह कांप रही थी। आप एक बहुत बड़े वाले खड़ूस हैं। सुबह मुझे इतने ठंडे पानी के बाथटब में फेंक देते हैं, फिर मुझे बिना बात के डराते हैं, और फिर वहां ऑफिस में सबके सामने। कुहू बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। उसके दिमाग में फिर से वो मीटिंग रूम का सीन आ गया। कैसे आर्यन ने भरी मीटिंग रोककर अपने अंगूठे से कुहू के होठों के किनारे से हॉट चॉकलेट साफ की थी और उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया था। फिर ऑफिस में क्या किया मैंने? आर्यन थोड़ा और नीचे झुका। अब उनके होठों के बीच मुश्किल से 1 इंच का फासला था। आर्यन की नीली आंखों में एक ऐसा साइको ऑब्सेशन था जो कुहू की रूह को अपनी तरफ खींच रहा था। बताओ कुहू, क्या किया मैंने सबके सामने? आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। कुहू ने अपनी नजरें नीचे करते हुए आर्यन की ब्लैक शर्ट के बटन को घूरते हुए कहा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। एक पल में आप जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अभी मेरा गला दबा देंगे, और दूसरे पल आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तुम मेरी जान हो। आर्यन ने कुहू के मुंह की बात छीनते हुए अपनी भारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा। कुहू ने झटके से अपनी आंखें ऊपर की। आर्यन की नजरें सीधा उसकी आंखों में गड़ी थीं। उन आंखों में जो गहराई थी, कुहू उसमें डूबती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी से नफरत करे, डरे या इसके इस पागलपन को मान ले। तुम कंफ्यूज नहीं हो कुहू, तुम बस इस सच को मानना नहीं चाहती। आर्यन ने अपना अंगूठा कुहू के कांपते हुए निचले होंठ पर बहुत ही नजाकत से रखा। उसका वो खुरदरा स्पर्श कुहू के होठों पर आग की तरह जल रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कहानियों का हीरो हूं जो सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा और तुम्हें बचाएगा? कुहू की सांसें अटक गईं। उसने डरते हुए ना में हल्का सा सिर हिलाया। आर्यन ने एक डार्क और सर्द हंसी हंसी। मैं कोई हीरो नहीं हूं कुहू, मैं इस कहानी का विलन हूं। मुझे किसी के रोने पर, किसी के गिड़गिड़ाने पर तरस नहीं आता। आर्यन का अंगूठा कुहू के होठों से खिसककर उसकी ठुड्डी पर आया और उसने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कुहू का चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया ताकि कुहू सिर्फ उसकी आंखों में देखे। लेकिन ये विलन सिर्फ एक ही चीज के सामने झुकता है, और वो चीज इस वक्त मेरी बाहों के घेरे में, मेरे ही कोट में छुपकर कांप रही है। ये शब्द सुनकर कुहू के सीने में दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा शायद वो सीना चीर कर आर्यन के हाथों में ही आ जाएगा। ये कैसा पागलपन था, ये कैसा डार्क और साइको प्यार था। ये आदमी उसे पूरी दुनिया से छीन कर लाया था और अब वो उसे अपने कदमों में रखने की बात कर रहा था। पर मैंने तो आपसे नहीं कहा था ना कि आप मुझसे ऐसे, इस तरह से। कुहू ने हकलाते हुए बोलने की कोशिश की। वो कुछ भी सीरियस बोलना चाहती थी, उसे इस माहौल को थोड़ा हल्का करना था। लेकिन तभी अचानक कार की एसी की ठंडी हवा और सुबह के उस ठंडे बाथटब के पानी का असर कुहू के शरीर पर एक साथ हावी हो गया। कुहू की नाक में अजीब सी खुजली होने लगी।
उसने अपनी सांसें रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि सामने साक्षात मौत खड़ी थी। उसने अपनी नाक को सिकोड़ा और फिर आछी। कुहू को अचानक से एक बहुत ही तेज लेकिन एकदम क्यूट सी छींक आ गई। छींक इतनी अचानक और इतनी जोर से आई कि कुहू का सिर हल्का सा आगे हुआ और आर्यन के मजबूत चौड़े सीने से जा टकराया। कार के उस बेहद इंटेंस, भारी और डार्क रोमांटिक माहौल में उसे एक छोटी सी छींक ने सारा सन्नाटा तोड़ दिया। कुहू इतने खौफनाक और सीरियस माहौल में भी छींकते हुए इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि कोई भी उस पर अपनी पूरी जान लुटा दे। उसकी नाक हल्की सी लाल हो गई थी और बाल चेहरे पर बिखर गए थे, लेकिन कुहू को अपनी क्यूटनेस का कोई अंदाजा नहीं था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने दोनों छोटे छोटे हाथ अपने मुंह पर रख लिए। हे भगवान कुहू शर्मा, तेरी टाइमिंग कितनी खराब है। वो तुझे अपनी जिंदगी का सबसे सीरियस और खूंखार डायलॉग मार रहा था और तूने सीधे उसके सीने पर छींक दिया। अब तो ये पक्का मुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंक देंगे या इसी भालू वाले कोट से मेरा गला घोंट देंगे। कुहू डर के मारे बिल्कुल सिकुड़ गई। उसने अपने हाथों के बीच से एक आंख खोलकर डरते डरते आर्यन की तरफ देखा। आर्यन अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसकी नीली आंखें चौड़ी हो चुकी थीं और वो हैरानी से कुहू को देख रहा था, जिसके सामने लोग जोर से सांस लेने से भी डरते थे। उसकी पत्नी ने उसके सबसे डरावने और पॉजिटिव डायलॉग के बीच में उसे छींक मारकर चुप करा दिया था। कार का तापमान एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। कुहू अपनी आंखें बंद करके अपनी सजा का इंतजार करने लगी। वो पक्का मरने वाली थी। और फिर अचानक आर्यन रायचंद के उन सख्त होठों से एक हल्की सी और सच्ची हंसी छूट गई। वो हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन कुहू के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं था। आर्यन रायचंद हंस रहा था, वो भी कुहू की इस बेवकूफी पर। तुम्हारी इस मासूमियत का मैं क्या करूं, मिसेज रायचंद? आर्यन ने अपना सिर हल्का सा ना में हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे का वो सारा खूंखारपन जैसे पल भर में गायब हो गया था। उसने अपना कोट जो कुहू के कंधों से खिसक गया था, उसे अपने हाथों से वापस कुहू के गले तक खींचा और उसे अच्छे से लपेट दिया ताकि कुहू को और ठंड ना लगे। वो सुबह आपने मुझे ठंडे पानी में फेंक दिया था ना, उसी वजह से सर्दी लग गई है मुझे। कुहू ने अपनी गलती मानने की बजाय तुरंत सारा इल्जाम आर्यन पर डालते हुए अपना मुंह फुला लिया। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, सब आपकी गलती है। आप ही मुझे परेशान करते हैं। आर्यन वापस अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया, लेकिन उसने कुहू को अपने से दूर नहीं किया। उसने कुहू की कमर में अपना हाथ डाला और उसे खींचकर अपने बिल्कुल पास अपने सीने से लगा लिया। ठीक है, कल से बाथटब में गर्म पानी होगा। आर्यन ने कुहू के बालों को सहलाते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, जैसे वो कोई बहुत नॉर्मल बात कह रहा हो। कुहू ने आंखें बड़ी कर लीं और आर्यन के सीने से सिर उठाकर उसे घूरा। मतलब कल भी आप मुझे पानी में फेंकेंगे? आप सच में बहुत बड़े वाले राक्षस हैं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुहू के सिर पर अपना सिर टिका दिया। उसकी आवाज फिर से डार्क हो गई, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं, सिर्फ बेइंतहा पॉजिटिवनेस थी। अगर तुम मेरी बाहों से दूर भागकर सोफे पर सोने की कोशिश करोगी तो अंजाम इससे भी बुरा होगा मेरी जान। आर्यन रायचंद की हर सुबह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों से शुरू होनी चाहिए और तुम्हारी हर रात मेरी बाहों में खत्म होनी चाहिए, समझी? कुहू अभी भी कार के बिल्कुल कोने में उस महंगी लेदर सीट में किसी सहमे हुए खरगोश की तरह धंसी हुई बैठी थी। उसने आर्यन का वो डार्क ब्लैक ओवरसाइज्ड कोट अपने ऊपर किसी ढाल की तरह लपेटा हुआ था। वो कोट उसके छोटे से वजूद के लिए इतना बड़ा था कि उसके हाथ भी बाहर नहीं आ रहे थे। केबिन का एसी बंद होने की वजह से कुहू के गोरे माथे पर पसीने की कुछ हल्की चमकती हुई बूंदें उभर आई थीं। उस कोट के रेशों से आती आर्यन की वो तीखी मस्क और मिंट की खुशबू कुहू के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, जैसे वो खुशबू उसे अंदर तक अपने कंट्रोल में ले रही हो। आर्यन अपनी सीट पर बिल्कुल रिलैक्स्ड बैठा था, लेकिन उसके बैठने के अंदाज में एक शिकारी जैसी सतर्कता थी जो अपने शिकार से नजरें नहीं हटाता। उसकी वो गहरी नीली आंखें कुहू के उस सहमे हुए मासूम चेहरे पर ही टिकी थीं। टायरों की हल्की सी स्क्रीच आवाज के साथ वो आलिशान कार मेंशन के विशाल पोर्च में आकर रुकी। कबीर ने बिना एक सेकंड की देरी किए कार का भारी दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा एक झोंके के साथ अंदर आई। आर्यन अपनी जगह से उठा और बाहर निकला। उसने कार के दरवाजे के पास खड़े होकर अपना एक बड़ा फौलादी हाथ अंदर की तरफ बढ़ाया। कुहू ने झिझकते हुए अपनी बड़ी बड़ी और डरी हुई आंखों से आर्यन को देखा। उसने अपना छोटा सा कांपता हुआ हाथ आर्यन की उस चौड़ी और गर्म हथेली में रख दिया। आर्यन की ताकतवर उंगलियों ने कुहू के नाजुक हाथ को बहुत ही कोमलता से, लेकिन एक न छूटने वाली मजबूत जकड़ के साथ पकड़ लिया। कुहू कार से बाहर आई। उसकी वो लाइट पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी सुबह के बाथटब वाले हाथ से और कार के इस लंबे सफर की वजह से बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। साड़ी की प्लेट्स खुल रही थीं और पल्लू भी उस भारी कोट के अंदर कहीं बुरी तरह उलझा हुआ था। आर्यन और कुहू ने मेंशन की उन भारी नक्काशीदार दरवाजों की तरफ कदम बढ़ाया। आर्यन के कदम हमेशा की तरह भारी, रौबदार और नपे तुले थे, जबकि कुहू अपने उस बड़े से कोट और उलझी हुई साड़ी को किसी तरह संभालते हुए छोटे छोटे लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चलने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेंशन के गार्ड ने पूरे अदब से सिर झुकाकर दोनों बड़े दरवाजे एक साथ खोल दिए, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने हॉल के अंदर कदम रखा,
रायचंद मेंशन का वो हॉल जो हमेशा मौत जैसा शांत और खौफनाक रहने के लिए जाना जाता था, आज किसी कुश्ती के मैदान या मच्छी बाजार में तब्दील हो चुका था। अंदर घुसते ही कुहू के कदम वहीं के वहीं जम गए। सामने वाले बड़े से महंगे इटालियन लेदर सोफे के ऊपर से रोहन किसी जंगली बंदर की तरह छलांग मारता हुआ भाग रहा था। उसके ठीक पीछे मीशा पागलों की तरह दौड़ रही थी। मीशा के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। रोहन के बच्चे, मेरा चार्जर वापस कर, वरना मैं तेरा वो नया नवेला प्लेस्टेशन अभी के अभी छत से नीचे फेंक दूंगी और उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे तुझे। मीशा पूरे हॉल में दहाड़ते हुए रोहन का पीछा कर रही थी। अरे जाना चुड़ैल, मुझे मेरा गेम सेव करने दे पहले। तेरा चार्जर मैंने डैड के कमरे में तिजोरी के पीछे रखा था, जाकर वहां ढूंढ ले अगर दम है तो। रोहन सोफे के पीछे छुपते हुए और जीभ चिढ़ाते हुए जोर से चिल्लाया। थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल के पास अविनाश जी बहुत ही इत्मीनान से अपनी ब्लैक कॉफी का घूंट भरते हुए अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें इन दोनों के रोज रोज के इस विश्व युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो ये उनके लिए कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो। तभी सुजाता जी माथा पकड़कर किचन से बाहर आईं। अरे रुक जाओ दोनों जंगली जानवरों, ये क्या तमाशा लगा रखा है घर में? अभी तुम्हारा भाई आ गया ना, तो तुम दोनों को इसी वक्त इस घर से बाहर निकालकर धूप में खड़ा कर देगा, सुजाता जी ने डांटते हुए कहा। लेकिन मीशा और रोहन अपने ही किसी अलग जोन में थे, उन्हें किसी की आवाज नहीं आ रही थी। रोहन भागते हुए सीढ़ियों के पास वाले एक बहुत बड़े और महंगे एंटीक वॉच के पीछे जाकर छुप गया। मीशा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे और कुछ नहीं मिला तो उसने सोफे पर रखा हुआ एक बहुत ही भारी मोटा सा मखमली कुशन उठा लिया, जिस पर भारी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। तू ऐसे सीधे हाथों से नहीं मानेगा ना? ये ले। मीशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो भारी कुशन रोहन की तरफ हवा में पूरी स्पीड से फेंक दिया। ठीक उसी सेकंड कुहू ने हॉल के बिल्कुल बीचों बीच कदम रखा था। कुहू की हाइट सिर्फ 5 फुट 3 इंच थी। वो हवा में किसी रॉकेट की तरह उड़ता हुआ भारी कुशन कुहू के सिर के ठीक ऊपर से उसके बालों को हल्का सा छूता हुआ सनसनाता हुआ निकल गया। कुहू ने घबराकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। कुहू मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये क्या उड़ा मेरे सिर के ऊपर से? क्या इस घर में उड़न तश्तरियां चलती हैं? लेकिन कुहू के ठीक एक कदम पीछे एक खौफनाक साय की तरह चल रहा था 6 फुट 2 इंच का वो खूंखार डेविल, साक्षात आर्यन रायचंद। धड़ाम! वो भारी सोने की कढ़ाई वाला मखमली कुशन सीधा जाकर आर्यन रायचंद के उस चौड़े और फौलादी सीने से बिल्कुल उसके चेहरे के ठीक नीचे बड़ी जोर से टकराया। कुशन टकराने की वो धप की भारी आवाज उस विशाल हॉल की ऊंची दीवारों से टकराकर गूंज गई। कुशन आर्यन के सीने से टकराकर किसी बेजान चीज की तरह नीचे मार्बल के फर्श पर गिर पड़ा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक से मेंशन में एक ऐसा भारी और जानलेवा सन्नाटा छा गया, इतना कि एक बारीक सुई भी फर्श पर गिरती तो उसकी आवाज किसी बम धमाके जैसी सुनाई देती। मीशा का हाथ हवा में ही पत्थर की तरह जम गया। उसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर का सारा खून किसी ने एक झटके में निचोड़ लिया हो। मीशा के मन में एक ही चीख गूंज रही थी, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? भाई को भी अभी ही आना था क्या? अब तो मेरी मौत पक्की है। रोहन जो उस एंटीक वॉच के पीछे छुपा था, उसने बहुत ही धीरे से अपना सिर बाहर निकाला और आर्यन को सामने खड़ा देखते ही उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, है। अब तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। अविनाश जी के हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का मग हवा में ही रुक गया। उन्होंने बहुत ही धीरे से अपना अखबार नीचे किया और एक लंबी सांस लेकर कहा, अब कर लो लड़ाई। मैंने तो पहले ही कहा था कि रुक जाओ, पर किसी ने सुनी मेरी। सुजाता जी भी ना में अपना सिर हिलाकर बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, अब आर्यन ही सुधारेगा इन्हें। ये कहकर वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गईं। द डेविल, आर्यन रायचंद, अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार किंग जिसके सामने खड़े होकर इस शहर के सबसे बड़े लोग सांस लेने से कांपते थे। उसे अभी अभी उसके ही घर में एक कुशन खींचकर मारा गया था। कुहू ने बहुत ही धीरे से डरते डरते अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई। आर्यन अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूरत की तरह जमा हुआ खड़ा था। उसका चेहरा इतना खौफनाक, इतना सर्द और इतना भावहीन हो चुका था कि कुहू के जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। कुहू मन में सोचने लगी, है अब इन्हें क्या हुआ? ये इतने काले क्यों पड़ गए? उसकी वो चील जैसी नीली आंखें अब पूरी तरह से डार्क ब्लैक हो चुकी थीं। उसकी जॉ लाइन इतनी जोर से कसी हुई थी कि उसके माथे और गर्दन की नसें साफ तन गई थीं, मानो वो किसी भी वक्त फट जाएंगी। कुहू ने नीचे मार्बल के फर्श पर पड़े उस कुशन को देखा, फिर आर्यन के उस जानलेवा चेहरे को देखा। कुहू के पेट में अचानक एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। उस खौफनाक माहौल में भी कुहू को अंदर ही अंदर इतनी जोर की हंसी आ रही थी कि उसे कंट्रोल करना उसके बस के बाहर हो रहा था। कुहू का मन खुशी से नाचने लगा। ये क्या हो गया? डेविल की इतनी तगड़ी स्वैग वाली एंट्री और सीधा मुंह पर कुशन। हे भगवान, ये घर है या कोई चलता फिरता सर्कस? पर जो भी है, ये सीन बिल्कुल मेरे टाइप का है। बहुत डराया था ना मुझे, अब मिल रहा है कर्मा। कुहू ने अपनी हंसी रोकने के लिए जल्दी से अपने कांपते हुए होठों को अपने दांतों तले जोर से दबा लिया और अपना सिर नीचे कर लिया ताकि आर्यन उसकी वो चमकती हुई हंसी न देख ले। आर्यन ने अपनी वो सर्द, मौत जैसी नजरें सीधे मीशा और रोहन पर गड़ा दी। मेंशन है,
आर्यन की आवाज इतनी भारी, इतनी गहरी और इतनी डेंजरस थी कि हॉल का तापमान एक झटके में 0 डिग्री हो गया। या कोई म्युनिसिपैलिटी का पार्क? रोहन के घुटने आपस में टकराने लगे। वो थर थर कांपता हुआ उस वास के पीछे से बाहर आया। भाई, वो मीशा ने गलती से। भाई, मेरी गलती नहीं है, ये सब मीशा की वजह से हुआ है। रोहन ने बड़ी सफाई से एक ही सांस में सारा इल्जाम मीशा पर डाल दिया। आर्यन ने अपनी काली होती आंखों से मीशा की तरफ देखा। भाई, वो चार्जर। मीशा की आवाज गले में ही घुटकर रह गई। उसे अच्छे से पता था कि आज आर्यन पक्का उन दोनों को बहुत अच्छी खासी पनिशमेंट देने वाला है। आर्यन ने अपनी जगह से बहुत ही भारी और नपे तुले कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। उसके महंगे इटालियन लेदर शूज की मार्बल पर पड़ती हर एक ठक ठक की आवाज मीशा और रोहन की धड़कनें बढ़ा रही थी। आर्यन सीधा रोहन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। रोहन कद में आर्यन से पूरे 1 फुट छोटा था। आर्यन का वो मस्कुलर, चौड़ा और खौफनाक ऑरा रोहन के वजूद को पूरी तरह से दबा रहा था। तुम्हारी उम्र 21 साल है रोहन। आर्यन ने बिना अपनी आवाज ऊंची किए एक एक लफ्ज को बेरहमी से चबाते हुए कहा। उसकी खामोशी और आवाज में एक ऐसा जहर था जो सीधा इंसान के दिल और दिमाग पर असर करता था। और तुम्हारी हरकतें 13 साल के इमैच्योर बच्चे की तरह हैं। लगता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। आर्यन थोड़ा और आगे झुका और बोला, अगर तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि तुम पूरी दिन ये बचकानी हरकतें कर सको, तो कल सुबह ठीक 5 बजे मेरे सबसे बेस्ट ट्रेंड गार्ड्स के साथ रिंग में उतरो। मैं तुम्हारी ये सारी फालतू एनर्जी हमेशा के लिए निकाल दूंगा। रोहन का खून उसी वक्त सूख गया। आर्यन के ट्रेंड बाउंसर्स के साथ फाइट, इसका मतलब था सीधा अस्पताल का आईसीयू बेड। नहीं भाई, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी जाकर अपनी स्टडी करता हूं, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। रोहन अपना सिर झुकाए उल्टे पैर सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। तभी आर्यन ने एक बहुत ही शांत लेकिन रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा, रुको, अभी मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा रोहन। रोहन के कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसने मन में सोचा, ओह शिट, अब क्या होगा। आर्यन की खौफनाक नजरें अब मीशा पर घूमी। मीशा डर के मारे 2 कदम पीछे हटी और अपनी मॉम के बिल्कुल पीछे जाकर छुप गई। पढ़ाई से याद आया, तुम दोनों के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, और तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट है। कॉलेज जा रहे हो रोज। रोहन और मीशा की शक्ल पे 12 बज गए। मीशा रोहन की तरफ गुस्से से घूर रही थी कि इस नीले बंदर को क्या बताने की जरूरत थी कि एग्जाम है। रोहन का दिल तो अब बहुत जोर जोर से धक धक कर रहा था। आर्यन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, दोनों अपनी बुक्स लेकर अभी के अभी स्टडी रूम में आओ। फिर आर्यन ने बिना पीछे मुड़े अपने डैड की तरफ देखा। डैड, अगर अगली बार मुझे इस घर में मेरे सामने ये तमाशा दिखा तो मैं इन दोनों को सीधे मिलिट्री कैंप भेजूंगा। वहां ये कुशन नहीं, पत्थर फेंकेंगे। डैड ने अपना अखबार बहुत ही फुर्ती से वापस अपने चेहरे के सामने कर लिया। सच तो ये था कि डैड को भी रोहन और मीशा की हालत देखकर बहुत जोर से हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को दबाकर भारी आवाज में कहते हैं, हाँ जरूर, ये इसी लायक है। आर्यन पलटा। उसकी नीली आंखें अब कुहू पर जाकर टिक गईं। कुहू अभी भी वो भारी ब्लैक कोट पहने वहां बुत बनी खड़ी थी। उसने अपना मुंह पूरी तरह से नीचे किया हुआ था, लेकिन उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की पूरी नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका गोरा चेहरा लाल टमाटर की तरह हो चुका था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है मिसेज रायचंद। आर्यन ने अपनी आवाज को खौफनाक तरीके से नीचा करते हुए बिल्कुल कुहू के पास आकर पूछा। कुहू ने झटके से अपना सिर उठाया और तुरंत पागलों की तरह नामे हिला दिया। नहीं तो मैं क्यों हंसूंगी? वो तो कुशन ही बेचारा हवा में उड़ रहा था। इसमें मेरी क्या गलती? कुहू ने अपनी मासूमियत और बेवकूफी में सच बोल ही दिया। आर्यन की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं। ये लड़की सच में मौत से खेलना जानती थी। तुम्हारे भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना मिस रायचंद? कुहू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पर मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूं और मैं कितने दिनों से कॉलेज नहीं गई, तो एग्जाम कैसे दूंगी? आर्यन ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एग्जाम के लिए। कल से तुम तीनों, रोहन, मीशा और कुहू, तुम तीनों कल से कॉलेज कंटिन्यू करोगे। और अगर अब मैंने सुना कि किसी ने भी क्लास बंक किया है एक दिन के लिए भी, आर्यन ने रोहन और मीशा की तरफ देखकर अपनी बात पूरी की, तो तुम लोग देखना कि आर्यन रायचंद कितना खौफनाक हो सकता है। रोहन ने कांपती आवाज में जी भाई कहा, जबकि कुहू का तो पूरा मुंह चोखे की तरह बन गया था, जैसे किसी ने उसे करेले का जूस पिला दिया हो। आर्यन बिना कुछ और कहे ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, कुहू रोने वाली शक्ल बनाते हुए सुजाता जी के पास गई। मॉम देखो ना, ये मीशा और रोहन की वजह से मैं भी फालतू में फंस गई। लड़ तो ये लोग रहे थे ना, मीशा ने चीखते हुए अपनी सफाई दी। सारी गलती इस रोहन की है। रोहन झुंझलाकर बोला, वाह 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 वाह, मुझे देख, तुझसे ज्यादा सजा मुझे मिलने वाली है कल। भाई कहीं सच में अपने वो मुस्टंडों से ना लड़वा दे मुझे, मेरी तो हड्डियां टूट जाएंगी।
कुहू ने पैर पटकते हुए कहा, रोहन, तुम लोगों को अपनी पड़ी है, मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है। मुझे तो सिलेबस भी नहीं पता। रोहन ने सरकास्टिकली ताना मारते हुए कहा, हाँ कुहू, जैसे मैंने तो पीएचडी कर ली है ना। मीशा कांपते हुए कहने लगी, कुहू, अगर भाई ने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत मार पड़ेगी। वो पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बिल्कुल राक्षस बन जाते हैं। कुहू, जो अभी सुजाता जी के पास खड़ी थी, उसके कान ये सुनकर एकदम खड़े हो गए। है सच में क्या? नहीं मम्मी, मुझे नहीं मार खानी है। माँ, आप ही कुछ करो ना प्लीज। सुजाता जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोली, बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आर्यन की बात इस घर में कोई नहीं टाल सकता। और वो वहां से चली गई। मीशा भागकर डैड के पास गई और बोली, डैड प्लीज बचा लो, बहुत डर लग रहा है। मैं पक्का खुद से पढ़ूंगी, बस भाई के पास नहीं जाना है पढ़ने के लिए। डैड ने अखबार के पीछे से ही जवाब दिया, बेटा, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम आर्यन को तो जानती हो, वो जो कह देता है वो करके ही रहता है। अब तुम लोग अपनी किताबों का इंतजाम कर लो। कुहू ने अपनी किस्मत को कोसते हुए एक लंबी सांस ली। डेविल से बची तो अब इस ट्यूशन वाले ड्रामे में फंस गई। कुहू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या भागे। नीचे हॉल में अभी भी खौफ का साया मंडरा रहा था। आर्यन तो ऊपर जा चुका था, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा भारी सन्नाटा छोड़ गया था जो किसी भयानक तूफान के आने से पहले होता है। डैड वापस अपने कमरे में जा चुके थे और सुजाता जी भी किचन में काम समेट रही थीं। हॉल के एक अंधेरे कोने में कुहू, मीशा और रोहन एक दूसरे के सामने खड़े दबी हुई आवाज में बहस कर रहे थे। मीशा ने अपने दांत पीसते हुए और रोहन को घूरते हुए कहा, सब तेरी वजह से हुआ है नीले बंदर। अगर तू मुझे मेरा चार्जर चुपचाप दे देता तो मुझे वो भारी कुशन नहीं फेंकना पड़ता, और अगर कुशन नहीं फेंकती तो भाई का मूड इतना ज्यादा खराब नहीं होता। अब कल सुबह जो मेरी शामत आने वाली है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है रोहन। रोहन ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए और कांपते हाथों से हवा में इशारा करते हुए जवाब दिया, एक्सक्यूज मी मैडम, कुशन मैंने नहीं फेंका था, वो तेरे हाथों से छूटा था, और वो भी सीधा द ग्रेट आर्यन रायचंद के सीने पर। तूने डेविल को छेड़ा है मीशा। मेरी तो सोच, कल सुबह 5 बजे जब भाई के वो खूंखार बाउंसर्स मेरी एक एक हड्डी तोड़कर उसका चूरमा बनाएंगे ना, तो उसकी असली गुनहगार तू ही होगी। मेरी तो जवानी में ही अर्थी उठ जाएगी। कुहू, जो खुद डर के मारे अपने नाखून चबा रही थी, वो बुरी तरह झुंझलाकर बीच में बोल पड़ी, अरे तुम दोनों अपनी ये बेवकूफों वाली लड़ाई बंद करो। लड़ तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह रहे थे और फालतू में बीच में मैं फंस गई। मैंने तो अभी तक ठीक से कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी है और मुझे सीधा एग्जाम देने को कह दिया उस खड़ूस इंसान ने। ऊपर से मुझे उन्हें अपना सिलेबस दिखाना है जो मुझे खुद नहीं पता कि है क्या। मेरी तो वैसे ही जान निकल रही है, मुझे तो लगता है वो मुझे जिंदा चबा जाएंगे। मीशा ने कुहू का हाथ पकड़ते हुए एक डरावनी सी शक्ल बनाई और कहा, कुहू, तू अपना सोच। भाई पढ़ाई के मामले में बहुत खड़ूस और बेरहम टीचर हैं। अगर एक सवाल का जवाब गलत दिया ना, तो वो ऐसी सजा देते हैं कि इंसान रो रो कर पागल हो जाए। कुहू ये सुनकर और भी ज्यादा घबरा गई। वो रोने वाली शक्ल बनाकर डैड के कमरे की तरफ भागी कि शायद डैड उसे आर्यन के पास जाने से बचा लें। इधर ऊपर मेंशन के उस आलीशान और शांत गलियारे में आर्यन रायचंद अपने मास्टर बेडरूम की बालकनी में खड़ा था। रात की ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आग सुलग रही थी। उसकी गहरी नीली खतरनाक आंखें नीचे गार्डन की तरफ देख रही थीं। वो कुहू का ही इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में कुहू की वो दबी हुई हंसी गूंज रही थी जो उसने हॉल में कुशन लगने के बाद देखी थी। आर्यन मन ही मन सोच रहा था, आने दो ऊपर, बताता हूं। बहुत हंसी निकल रही थी ना मैडम जी की, अब मैं देखता हूं कि ये हंसी कितनी देर टिकती है। लेकिन कुहू थी कि ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन ने बालकनी से नीचे झांक कर देखा तो कुहू डैड के कमरे के बाहर खड़ी होकर उनसे कुछ मिन्नतें कर रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं कि उसे आज ऊपर न जाना पड़े। आर्यन के चेहरे पर एक डेंजरस मुस्कान आई। उसके सब्र का बांध अब टूट रहा था। उसने बालकनी से ही अपनी कड़क, भारी और ना टलने वाली आवाज में एक ऐसा ऑर्डर दिया जो सीधा कुहू के दिल पर जाकर लगा। कुहू, ऊपर आओ। आर्यन की वो आवाज इतनी सर्द और खौफनाक थी कि उसके बाद किसी और शब्द की गुंजाइश ही क्षमताएं नहीं बची थी। आर्यन ने कुहू के जवाब या उसके कदमों की आहट का इंतजार भी नहीं किया और अपने लंबे भारी कदमों से चलता हुआ वापस मास्टर बेडरूम की तरफ चला गया। नीचे कुहू ने वो आवाज सुनते ही एक बहुत लंबी और कांपती हुई सांस छोड़ी। उसने आसमान की तरफ देखकर बहुत ही दुखी मन से बुदबुदाते हुए कहा, कुहू ऊपर आओ, कुहू ये करो, कुहू वो करो। हे भगवान जी, अगर आपको मुझसे मेरे किसी पिछले जन्म का बदला ही लेना था तो कोई और सजा दे देते। मुझे किसी उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देते, पर यह खड़ूस इंसान ही क्यों भेजा मेरी जिंदगी में। सुबह से सिर्फ हुक्म चला रहा है, जैसे मैं इसकी पत्नी नहीं, कोई बंधुआ मजदूर हूं। कुहू बड़बड़ाते हुए अपने उस बड़े से डार्क ब्लैक ओवरसाइज्ड कोट को किसी तरह संभालती हुई भारी और थके हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही पसलियां दर्द करती हुई महसूस हो रही थीं। जैसे ही कुहू ने कांपते हाथों से उस मास्टर बेडरूम का भारी और नक्काशीदार दरवाजा खोला, कमरे के अंदर कदम रखते ही वहां का माहौल एकदम से बदल गया। नीचे जो एक फैमिली कॉमेडी और बच्चों जैसी लड़ाई चल रही थी, वो इस कमरे की चौखट के बाहर ही खत्म हो गई। बेडरूम के अंदर एक बहुत ही डार्क, गहरी नीली रोशनी फैली हुई थी।
हवा में आर्यन के उस महंगे परफ्यूम की तीखी, मस्क और मिंट वाली खुशबू इतनी ज्यादा थी कि कुहू को वहां एक अजीब सी घुटन और एक रूह कंपा देने वाली इंटेंस रोमांटिक फीलिंग होने लगी। जैसे ही कुहू पूरी तरह से अंदर आई, आर्यन ने बहुत ही आराम से कमरे का दरवाजा कुहू के पीछे से बंद किया और क्लिक की एक बारीक सी आवाज के साथ उसे लॉक कर दिया। वो लॉक होने की आवाज कुहू के लिए हमेशा एक खतरे की घंटी होती थी। आज भी वो आवाज सुनते ही कुहू का खून जम गया। वो डर के मारे झटके से पीछे हटी और दरवाजे के उस ठंडे लकड़ी वाले हिस्से से बिल्कुल चिपक कर खड़ी हो गई। आर्यन ने बिना कुहू की तरफ देखे अपना वो भारी ब्लैक कोट उतारा और उसे साइड में रखी चेयर पर किसी शिकारी की तरह फेंक दिया। अब वो सिर्फ अपनी उस ब्लैक सिल्क शर्ट और मैचिंग ट्राउजर में था। शर्ट के बटन हल्के से खुले थे, जिससे उसका चौड़ा और मजबूत सीना साफ दिख रहा था। वो बहुत ही मखमली, बिना किसी आहट वाली चाल से चलकर कुहू के बिल्कुल करीब आया। कुहू ने जो आर्यन का वो ओवरसाइज्ड कोट खुद पर लपेटा हुआ था, आर्यन ने बहुत ही आराम से अपनी उंगलियों के पोरों से उसे कुहू के कंधों से नीचे की तरफ सरका दिया। कोट के हटते ही कुहू की वो लाइट पिंक शिफॉन की साड़ी पूरी तरह से आर्यन की नजरों के सामने आ गई। सुबह के उस भयानक बाथटब वाले हादसे और फिर कार की लेदर सीट पर रगड़ने की वजह से और फिर नीचे की उस भागदौड़ के कारण साड़ी की हालत बहुत खराब थी। साड़ी की प्लेट्स पूरी तरह से खुल चुकी थीं। उसका पल्लू भी उसके कंधे से खिसक कर उसकी कोहनी तक आ गिरा था। आर्यन की नीली भेद देने वाली नजरें कुहू के डरे हुए चेहरे से धीरे धीरे नीचे उतरीं और उसकी उस खुली हुई बिखरी गुलाबी साड़ी पर जाकर पूरी तरह से ठहर गईं। कुहू को आर्यन की उन भूखी और गहरी नजरों से शर्म और घबराहट दोनों एक साथ होने लगी। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने जल्दी से अपने कांपते हुए हाथों से अपने पल्लू को खींचकर खुद को छुपाने की कोशिश की। छोड़ो इसे। आर्यन ने अपना एक फौलादी हाथ आगे बढ़ाया और कुहू के उस कांपते हुए ठंडे हाथ को अपनी कलाई में इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि कुहू की पकड़ ढीली पड़ गई। आर्यन, वो साड़ी खुल रही है। कुहू ने अपनी नजरें शर्म से झुकाते हुए बहुत ही धीमी, कांपती और हंसकी आवाज में फुसफुसाया, मैं अंधा नहीं हूं कुहू। आर्यन ने कुहू के हाथ को छोड़कर अपना चेहरा कुहू के कान के बिल्कुल करीब लाया। उसकी गर्म और मिंट वाली सांसें कुहू की गर्दन की उस नाजुक स्किन को छू रही थी, जिससे कुहू के पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। आर्यन ने बहुत ही धीमी और नशीली आवाज में कहा, मैंने तुम्हें सुबह नीचे ही कहा था ना कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि साड़ी कैसे पहनते हैं। कुहू का दिल अब इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा उसकी पसलियां अभी टूटकर बाहर आ जाएंगी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये डेविल, ये सच में मुझे साड़ी पहनाएगा? नहीं, मैं मर जाऊंगी शर्म से। कुहू ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पहननी है साड़ी वाड़ी। मुझे पढ़ाई करनी है ना। आपने ही तो कहा था कि सिलेबस खत्म करना है। आर्यन ने कुहू के चेहरे के और करीब आते हुए कहा, पढ़ाई कर लेंगे, पर अभी मुझे यही करना है। पर कुहू ने फिर से कोई बहाना बनाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं। अगर अब तुमने अपनी इस जुबान से एक भी शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी ये जुबान काट दूंगा। आर्यन ने कुहू की बात को बीच में ही काटते हुए एक ऐसी खौफनाक धमकी दी कि कुहू ने डर के मारे अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। कमरे में अब सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। आर्यन ने बहुत ही नजाकत से, बहुत ही सलीके से कुहू की कमर के पास से वो साड़ी की खुली हुई बिखरी प्लेट्स पकड़ी। उसकी लंबी और ठंडी उंगलियां जब कुहू की कमर की उस सॉफ्ट, गर्म और खुली स्किन से गलती से टकराईं तो कुहू के पूरे जिस्म में जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। कुहू के गले से एक हल्की सी अनजानी सिसकारी निकल गई। उसने शर्म और डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं और कुहू के उस कांपते हुए, लाल पड़े टमाटर जैसे चेहरे को देखा। आर्यन की आंखों में अब वो खौफनाक गुस्सा बिल्कुल नहीं था जो कुछ देर पहले नीचे हॉल में था। वहां एक अजीब सा साइको ऑब्सेशन था, एक ऐसी भूखी पॉसेसिवनेस थी जो सिर्फ और सिर्फ कुहू के लिए धधक रही थी। इतना कांपोगी तो मैं ये प्लेट्स कैसे सेट करूंगा मेरी जान। आर्यन ने अपनी आवाज को इतना भारी और डीप कर लिया था कि उसका एक एक लफ्ज सीधे कुहू की रूह में उतर रहा था। मुझे डर लग रहा है। कुहू ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोल दिया। उसकी सांसें किसी भागते हुए पंछी की तरह तेज चल रही थीं। आर्यन ने बिना कुछ कहे वो साड़ी की प्लेट्स कुहू की कमर में बहुत ही परफेक्शन के साथ टक की। उसने पास रखी ड्रेसिंग टेबल से एक सेफ्टी पिन उठाई और बहुत ही सावधानी से, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कुहू को जरा सी भी खरोच न लगे, उसे सेट कर दिया। फिर आर्यन ने कुहू की कोहनी से गिरा हुआ वो रेशमी पल्लू उठाया। उसने पल्लू को अपने एक मजबूत हाथ में लपेटा और दूसरे हाथ से कुहू की पतली कमर पकड़कर उसे एक ही झटके में खींचकर अपने उस चौड़े, मस्कुलर और सख्त सीने से लगा लिया। कुहू का कोमल सीना सीधे आर्यन के सीने से टकराया। दोनों के बीच अब रत्ती भर का भी फासला नहीं था। आर्यन ने वो पल्लू कुहू के कंधे पर सही तरीके से रखा और अपने दोनों हाथों से कुहू के छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियों में पकड़ लिया। उसका रफ अंगूठा कुहू के कांपते हुए निचले होंठ को बहुत ही खौफनाक और पॉसेसिव तरीके से सहलाने लगा। डरना तो तुम्हें चाहिए कुहू। आर्यन ने कुहू की आंखों में सीधा देखते हुए एक डेंजरस फुसफुसाहट में कहा, क्योंकि आर्यन रायचंद की दुनिया में जो चीज एक बार मेरी हो जाती है, मैं उस पर अपने निशान छोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाता।
तुमने मुझे सुबह से बहुत परेशान किया है। अब मेरी बारी है। मैंने परेशान किया? नहीं 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 किया, बल्कि आपने किया है, कुहू ने हकलाते हुए लेकिन एक मासूम सी हिम्मत जुटाते हुए कहा। आर्यन ने अपनी एक आंख की आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, ओह रियली? हाँ, ओह, और नहीं तो क्या। देखिए, मैं सच में बहुत थक गई हूं, और आपने ही तो कहा है कि पढ़ना है, तो मुझे चेंज करना है। कुहू ने किसी तरह आर्यन की आंखों से आंखें चुराते हुए कहा। आर्यन ने कुहू की कमर पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा कसते हुए कहा, वो तो रात में पढ़ोगी ना, अभी ये वाली लेसन सीख लो। कुहू अब पूरी तरह से हाइपर होने लगी थी, क्योंकि आर्यन का हाथ उसकी कमर को बहुत ही इंटेंसली और पॉजेसिव तरीके से सहला रहा था। उसकी सांसें आर्यन की सांसों से टकरा रही थीं, और कुहू का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। माँ, मुझे रेस्ट करना है मिस्टर रायचंद, प्लीज। कुहू ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं और लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। आर्यन उसे बहुत करीब से देख सकता था। वो साफ महसूस कर सकता था कि कुहू कितनी बुरी तरह घबरा गई है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और अपनी धड़कनों को काबू में किया। उसने कुहू के माथे पर एक बहुत ही सॉफ्ट लेकिन गहरा किस किया और उसे अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। जाओ, चेंज कर लो। आर्यन ने बस इतना ही कहा और पीछे मुड़कर वहां से बालकनी की तरफ चला गया। कुहू वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। वो मन ही मन कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, कोई सजा या कोई और खौफनाक कदम, जो कि आर्यन भी बहुत अच्छे से जानता था। पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कुहू सिर्फ 19 साल की एक मासूम लड़की थी और आर्यन 27 साल का एक मैच्योर अंडरवर्ल्ड का राजा। ये सब इंटेंसिटी कुहू के लिए बहुत जल्दी थी। वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। आर्यन ने बालकनी की ठंडी हवा में गहरी सांसें लीं ताकि वो अपने अंदर के उस पॉजेसिव जानवर को शांत कर सके, जबकि कुहू अब भी दरवाजे के पास खड़ी अपनी धड़कनों को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको आर्यन और कुहू की ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नया एपिसोड आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।